हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा और आपका इस प्यारा सा चैनल आशीष राजपूत मैथ क्लासेस पर। थंबनेल पर आप पढ़ ही चुके हो, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम दो चैप्टर पढ़ते हैं, एक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और एक इलेक्ट्रिक करंट। दो चैप्टर हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक समस्या बहुत बड़ी रहती है। क्या होता है कि उनके पास मटेरियल बहुत कम होता है, यूट्यूब पर भी बहुत कम टीचर्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के पढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए इस वजह से हमने स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए ये बैच शुरू किया है और हिंदी मीडियम के बच्चों को ये हम पढ़ाने वाले हैं। और पूरी साल ये जर्नी हमारी चलने वाली है। रोज़ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। फिजिक्स क्या है आपको फील कराया जाएगा, एक्चुअल में फिजिक्स होती कैसी है, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स को हम किस तरह से फील कर सकते हैं। यहाँ पर केवल फील कराया जाएगा फिजिक्स। केवल पढ़ाना मैटर नहीं है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में फील कराना है कि फिजिक्स आखिर एक्चुअल में क्या फिजिक्स है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कराने वाले हैं, हम आपको फील कराएंगे। आप नाम से ही पढ़ लीजिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब आप कहोगे सर ये चैप्टर का नाम इस तरह से क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है कि हमको आवेश एक आवेश होता है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कि आवेश क्या होता है। जैसे ये हमारा एक पार्टिकल है, इसको मैंने इस क्षेत्र में रख दिया, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि इसके क्षेत्र में ये क्या कर रहा है, क्या तहलका मचा रहा है ये चार्ज। तो इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। केवल रुका हुआ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि रुका हुआ चार्ज। हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है ये विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आवेश। आपको दिखाई पड़ गया होगा चार्ज। तो देखिए आवेश क्या है, आवेश को हम कैसे जान सकते हैं, तो अभी बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे पूरा। पहले आप नाम समझ लीजिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है कि फील्ड, हमें किसी फील्ड में आवेश का अध्ययन करना है, वही क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से इसमें फिनोमिना लगते हैं, वो सब चीज़ फिनोमिना लगते हैं, सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो देखिए आवेश क्या है। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, एक कंघी होती है, कंघी होती थी, अरे हाँ, जिनसे बाल काटते थे, हनी सिंह वाली कटिंग, ऊपर को इधर ड्रायर लगवाते थे और तब बाल काटते थे, वही तो कंघी, उस कंघी की बात कर रहे हैं। तो उस कंघी में क्या करते थे कि हम उसको कुछ पार्टिकल के पास लेकर आते थे, बालों में रगस की, ऐसे बालों में उसको रफ करते थे, देखो ऐसे बालों में रफ करते थे और उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आते थे, कागज़ के टुकड़ों के पास। तो क्या होता था कि उनमें एकदम हलचल मच जाती थी, खलबली मच जाती थी। क्या होता था कि उसमें एक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती थी जिसको हम कहते हैं चार्ज यानी कि आवेश। तो उन कुछ कागज़ तो उस पर चिपक जाते थे, कुछ दूर भागते थे। तो ये घटना जो होती थी ये हुई आवेश के कारण, कि इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। इस घटना में क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये घटना आवेश के उत्पन्न के कारण हुई, वही क्या है, चार्ज है। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सर आपने ये तो हमें बता दिया, समझा दिया, अब हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में आएगी। देखिए एग्ज़ाम में इतनी छोटी मोटी डेफिनेशन नहीं आती हैं, लेकिन हाँ मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझाना, आपको फील कराना फिजिक्स को। तो देखिए आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण, कैसे लिखोगे आप, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो आवेश की भारी भरकम सी डिफाइन हम नहीं लिखाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हो। दूसरे शब्दों में आप कैसे कहोगे आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण
एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो आई होप अब आपको दोनों में से जौन सी डिफाइन सरल लगे उसको आप लिख लेना, आपके पास सुविधा है, वीडियो को पीछे पॉज करके आप आराम से डिफाइन को लिख सकते हो। आवेश क्या है, मैं एक बार फिर बोले दे रहा हूँ, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है उसे हम आवेश कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो आवेश के बारे में हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे आप, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, यह अदिश राशि है। अरे अदिश सदिश तो जानते ही होगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे ना यार। यह अदिश राशि है, मतलब क्या है कि आवेश की कोई भी दिशा नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश एक अदिश राशि है। और सदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, यानी कि परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको हम सदिश बोलते हैं। लेकिन ये एक अदिश राशि है, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक लिखेंगे हम। मात्रक इसके 2-3 मात्रक हैं। मात्रक कैसे लिखेंगे, मात्रक, तो अब आप मात्रक कैसे लिखोगे, पहला मात्रक, इसका एक मात्रक है कूलॉम, जिसको सी से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने डिफाइन भी लिखी दी है। आप बहुत ज़्यादा आलसी होते हो, मैंने देखा कुछ बच्चे बोलता हूँ तो लिखते भी नहीं हैं, क्योंकि बैच में ही नहीं लिखते हैं। तो ये तो फिर भी ऑनलाइन है, आप देख लीजिए, डिफाइन मैंने लिख दी है, आप उतार लेना, नोट डाउन कर लेना। तो देखिए इसका मात्रक, हम मात्रक डिस्कशन कर रहे थे कि मात्रक कूलॉम होता है। और एक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या, Q बराबर I/T। अरे पढ़ा था ना, Q बराबर I/T। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर था, 10 चैप्टर था शायद, हाँ 10 चैप्टर, जिसको विद्युत के नाम से जानते थे। 10वें चैप्टर में आपने Q बराबर I/T पढ़ा था। तो ये क्या होता है, Q तो कूलॉम हो गया, लेकिन इसका मात्रक हम निकाल रहे हैं I क्या होता है, धारा, जिसको हम एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर। और T क्या होता है, टाइम, जिसको सेकंड से लिखते हैं। तो एक मात्रक हो गया इसका एम्पियर सेकंड। तो एक मात्रक क्या हो गया इसका, एम्पियर सेकंड। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए रफ कर देते हैं इसको। इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए। चलिए अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, कूलॉम का सबसे बड़ा मात्रक। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक फैराडे कि कितना होता है, 96,400 कूलॉम के बराबर होता है, कूलॉम के बराबर होता है। एक फैराडे कितना होता है, 96,400 कूलॉम के बराबर होता है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद है कि समझ गए हो गई ये चीज़ें। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक कूलॉम की वैल्यू निकालें, एक कूलॉम कितने फैराडे का होगा, तो एक कूलॉम को मैं इंग्लिश में सी से लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देते हैं, सी मैंने लिख ही दिया, सी। तो कितना हो जाएगा, इसको अपॉन में ले आइए, 1/96,400 फैराडे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कूलॉम कितने फैराडे के बराबर होता है, तो आपको बोल देना है कि एक कूलॉम 1/96,400 फैराडे के बराबर होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि आवेश किसी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, आवेशित करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। तो नोट डाउन कर लिया होगा, तब कर दें। चलिए, फिजिक्स से प्यार करो, फिजिक्स, क्योंकि बिना प्यार के जिंदगी अधूरी है। अब वो वाला प्यार मत करने लग जाना, उस प्यार में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर से लड़कों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आप केवल फिजिक्स तक ही सीमित रहिए कि फिजिक्स से प्यार करना है, बाकी और किसी से नहीं। फिजिक्स और मैथ, सिर्फ दो चीज़ों से प्यार कीजिए ज़िंदगी में, फिजिक्स और मैथ। अब आप देखिए, क्या अब आप ये कहोगे कि सर आप केमिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। केमिस्ट्री में क्या होता है कि ग्रीन में ब्लू मिलाकर ब्लैक निकाल देते हैं, और उनसे पूछ लो तो मुंह उठाकर एक्सेप्शन। तो इस वजह से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बकवास लगती है केमिस्ट्री। लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट की बात होती है अपने अपने की। जैसे मुझे फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पढ़ाता भी हूँ, और अच्छी नॉलेज भी है, काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज ही है जब आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखते हैं, वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हैं। आवेशित करना, आवेशित करना, ये तो चीज़ बस आप समझ लेना। आवेशित करना, किसी वस्तु को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आवेशित। पहला कौन सा है? घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड। और दूसरा है चालन द्वारा, चालन द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन मेथड, कंडक्शन। और तीसरा प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन आप चूल्हा मत समझने लग जाना कि इंडक्शन जो चूल्हा आ रहा है वो इंडक्शन है। इसको इंडक्शन को हम समझेंगे कि कैसा है और क्या है इंडक्शन, ठीक है। तो आप एक एक करके समझना है इस चीज़ को। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको साफ दिखाई पड़ रहा है या नहीं। हाँ चलिए, कहीं से भी कोई भी कटिंग नहीं है। देखिए, पहला लेते हैं हम घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। अब आप समझना इस चीज़ को, ये जो टॉपिक है इसको बस केवल फील करना, समझ जाना, बस और कुछ नहीं है, बस समझ लेना इसको, ठीक है। इसकी कोई डिफाइन मैं नहीं लिखाने वाला हूँ, बस इसको समझ लेना। और एग्जाम में कभी भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज तक भी नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ समझने की है कि आखिरकार फिजिक्स में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए, घर्षण द्वारा इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। तो देखिए, मेरे पास ये कोई 2 वस्तु हैं, एक ए वस्तु और एक बी। ये ए बी आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिख रहा है। ये एक ए वस्तु है और ये एक बी वस्तु है। अब आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री में घुस जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे पदार्थों से। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? वो परमाणु से। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? देखिए, वस्तु हमेशा हमें पता है कि वस्तु छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं और पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास 2 वस्तुएं, मान लिया इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, और इस वस्तु पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समझते होगे, 12th क्लास में हो, इतनी बैकवर्ड में नहीं जाऊंगा मैं। तो देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब क्या होता है, अब आपको पता है परमाणु, ये एक परमाणु है, इसमें कुछ कक्षाएं होंगी,
और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर आवारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे तुम आवारा गलियों में चक्कर लगाते हो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। आवारा बोलते हैं जब घूमते हैं तो बिना किसी काम के, जैसे आप मार्केट के 10 चक्कर लगाने के लिए तैयार रहते हो हर वक्त। देखिए इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो केवल परमाणु है। अब हमने क्या किया, ये दो वस्तुएं ये भी परमाणु से मिलकर बनी है। अब हमने क्या किया, अपनी कुछ एनर्जी खर्च की और इनको आपस में ऐसे रिगसने के बाद क्या किया कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए। और इस पर क्या हुआ कि इस पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कंडीशन करने के बाद हुआ है ये कि क्या हुआ कि हमने अपनी थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट की और इनको आपस में रगड़ने के बाद क्या हुआ कि इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हैं, लेकिन इस पर 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब क्या हुआ, दोनों में डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ अब दिखा। तो देखिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। लेकिन जब हमने अपनी थोड़ी सी एनर्जी इस पर वेस्ट की, इसको रिक्शा यूँ घर्षण किया, इसको क्या आया, हमारा टॉपिक ही क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि फ्रिक्शन। जब हमने फ्रिक्शन अप्लाई किया इसमें, तो इसमें से क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन छुटक कर इधर पहुँच गए और इधर क्या हो गया, इधर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन 10 प्रोटॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब क्या हुआ, दोनों वस्तुओं में डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस कैसे कि कोई भी वस्तु उदासीन तभी होती है जब वो बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉनों से मिलकर बनी हो, तभी होता है ये। तो अब आप देखिए, अब इस दोनों में डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने बराबर इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे, यानी कि यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो इस पर 2 छोड़ धनावेश आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर धनावेश होगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर वो आ जाएगा, मतलब कि ये गरीब है, इसने गरीबी में भीग लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा और यहाँ पर 2 धनावेश हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, धनावेश आएगा, धनावेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी और कमी के कारण क्या होगा कि वस्तु धनावेशित होगी, धनावेशित। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश आएगा तो वस्तु क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता, और वस्तु कैसी होगी, वो ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित होगी। अब ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए या आप एक तरह से समझ लीजिए, बस समझने की चीजें हैं ये। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर, चालन द्वारा आवेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो आपको। अब देखिए, अब हम चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो देखिए, चालन द्वारा, अब चालन द्वारा कैसे आवेशन होता है। मान लिया हमारे पास ये एक वस्तु A है और ये एक वस्तु B है, ठीक है। तो अब क्या किया कि इस पर तो बहुत सारा धनावेश है, बहुत सारा धनावेश है। ये मान लीजिए ये वस्तु B है, इस पर बहुत सारा ऋणावेश है। अब मैंने क्या किया कि एक छड़ इसके बराबर में रख दी जिस पर बहुत सारा धनावेश है,
बहुत सारा धनावेश है, तो क्या होगा, ये बस इसके पास मैंने रखी रहने दी। इस बी वस्तु को चलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। केवल इससे समझिए कि ये ए वस्तु, इसके पास मैंने एक धनावेशित छड़ रख दी। अब क्या होगा कि ये धनावेश है और ये धनावेश है, ये दोनों आपस में भागेंगे, दूर भागेंगे। आपने देखा होगा प्यार हमेशा लड़की से होता है, लड़के से प्यार होता है कभी नहीं होता ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जब सेम प्रजाति के चीज़ें हैं तो वो दूर भगाएंगी एक दूसरे को। कभी लड़के लड़के में प्यार देखा नहीं ना, लड़के लड़की में हमेशा प्यार होता है। हमेशा दो कपल मिलेंगे आपको, कपला नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने कुछ समय तक यहाँ पर रखी रहने दी। अब यहाँ इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो सारा धनावेश है वो एक साइड इकट्ठा हो गया, इधर आ गया, इधर इधर, और इधर की वस्तु खाली रहने दी, केवल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये घटना क्या होती है, ये घटना होती है चालन द्वारा। ऐसा आप ऋणावेशित छड़ लाकर भी कर सकते हो, लेकिन ऋणावेशित आप पॉजिटिव के साथ नहीं लाओगे, नेगेटिव आप पॉजिटिव के साथ नहीं लाओगे, वरना वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें रिपेल करना है। तो ये घटना क्या है, ये चालन द्वारा आवेशन है। कैसा, चालन द्वारा आवेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि चालन द्वारा आवेशन कैसे था, कि ये एक वस्तु थी, इसके बराबर में हमें एक धनावेशित छड़ लेकर आए, तो क्या हुआ कि ये धनावेश और ये धनावेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके बाद ये रिजल्ट हमको इसका मिला कि ये जो धनावेश था इसकी परिधि पर ये इधर आ गया, वस्तु ए के एक साइड आ गया। तो ये घटना क्या होती है, चालन द्वारा आवेशन। अब हम समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, जैसे ये मेरे पास एक वस्तु ए थी जिस पर बहुत सारा धनावेश था, इस पर बहुत सारा धनावेश था। अब मैंने क्या किया कि एक छड़ लेकर आया जिसमें बहुत सारा धनावेश था, सॉरी ऋणावेश था, माइनस। अब इसको मैंने इसमें कुछ देर के लिए इसमें पटक दिया। इसको बहुत सारे धनावेश थे, सॉरी इसमें बहुत सारे ऋणावेश थे, नेगेटिव चार्ज थे, इसको मैंने इसमें पटक दिया, मतलब कि कुछ देर, और इसको हटा लिया। हटाने के बाद क्या होगा कि ये जितने भी पॉजिटिव हैं और ये जितने भी नेगेटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से ये छड़ हो जाएगी। अब इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। अब आपको पता अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या होगा कि ये जितने भी पॉजिटिव हैं ये सभी नष्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी क्या, खत्म ही हो जाएगी। ये इन सबको नष्ट कर देते हैं और वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित वस्तु हमारी हो गई। ये घटना क्या है, ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब देखिए, चलिए इसको रफ करते हैं। ये तो बस समझाने की चीज़ थी हमारे लिए और आपके लिए। अब हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण यानी कि किस वस्तु से कितना आवेश गया, कितना आवेश निकला। जब हमने ये तीनों प्रयोग किए तो किस वस्तु से आखिरकार कितना आवेश गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, कितना प्रोटॉन गया, इस चीज़ की हम गणना करेंगे। कैसे, आवेश के क्वांटीकरण में। तो आप हेडिंग डालोगे क्या, आवेश की गणना। आवेश की गणना, आवेश की गणना या आवेश का क्वांटीकरण। तो ये अब आप समझोगे कैसे। जैसे ये एक वस्तु है ए, ये सर आप हमेशा उल्टा क्यों बनाते हो आज तक यार। या देखो,
आप राइटिंग पर मत जाना, साइंस वालों की राइटिंग और शक्ल दोनों खराब होती हैं, तो आप भावनाओं को समझने की कोशिश करना, फील करना, फिजिक्स को हम आपको फील कराना चाहते हैं। तो अब आप राइटिंग पर मत जाना कि सर आप ऊट पटांग थोड़ा लिखते हो, तो आप खुद से साफ लिख लेना, खुद से एक शानदार सा नोट्स बनाना और अच्छे से नंबर गेन करना। तो देखिए ये वस्तु है, मैंने मान लिया इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर कितना आवेश की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आवेश क्या होता है Q, और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ऐसे यदि वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें कितने आवेश की कमी होगी, दो इलेक्ट्रॉन के आवेश की कमी होगी। सॉरी, यहाँ पर आवेश निकाल रहे हैं हम, लेकिन Q आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश की कमी। और यहाँ पर जब आप निकालोगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश की कमी। और यदि तीन इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेंगे तो कितने की कमी आएगी, Q बराबर तीन इलेक्ट्रॉन आवेश की कमी हो जाएगी। और इसी प्रकार से यदि हम n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Ne। n इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, E क्या है, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, E आवेश है। E क्या है, आवेश, वस्तु का आवेश। हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अरे E की वैल्यू कितनी होती है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम से आपको पता चल रहा है कि ये आवेश है, तो E क्या है, यहाँ पर आवेश है। तो यदि n इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेंगे, n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Q बराबर Ne के बराबर कमी होगी। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया Q बराबर Ne। और यहाँ पर Q क्या है, Q आवेश, E क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। कोई भी वस्तु हमेशा ऋणावेशित या धनावेशित तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता। आप एक चीज समझिए, ये हमारा एटम है, अरे ये सीधा क्यों नहीं खींचता है यार लाइन, इसमें भी कुछ नाभिक होगा, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो परमाणु से प्रोटॉन को खींच लाए बाहर। हमेशा ये जो घटना होती है, किसी वस्तु पर आवेश कितना आया और कितना गया, किसी वस्तु पर आवेश कितना आया, कितना आवेश गया, या हम कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकले या कितने इलेक्ट्रॉन आए, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है। यदि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो परमाणु से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को खींच लाए, यदि ऐसा हो गया तो एटम नष्ट हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश होता है, उत्पन्न होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, दिखाई भी पड़ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, Q बराबर Ne। यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, n इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना आवेश की कमी आएगी, Q बराबर Ne आवेश की कमी आती है। तो आप नोट डाउन कीजिए, इसके ऊपर फिर एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं। तो देखिए, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं आवेश के ऊपर कि आवेश कितना आवेश निकलता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो कि यदि किसी वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन, दो कूलॉम आवेश की अधिकता है,